हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पिछले वीडियो प्रोबेबिलिटी से कंटिन्यू करते हुए मैथ 4 में आज हम प्रॉपर्टी ऑफ प्रोबेबिलिटी के बारे में सीखेंगे और कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है प्रोबेबिलिटी की कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट इज जीरो। इम्पॉसिबल इवेंट मतलब जो इवेंट उसमें हो नहीं सकती उसकी प्रोबेबिलिटी जीरो है। जैसे मान लीजिए एक पासा है, पासे को फेंका गया, पासे में 6 ही फेस होते तो 1 से लेकर के 6 तक ही केवल नंबर आ सकते हैं। लेकिन आपसे कोई प्रश्न पूछे कि 7 पासे फेंकने पर 7 ऊपर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो 7 चूँकि नहीं आ सकता, इम्पॉसिबल इवेंट है, इसलिए उसकी प्रोबेबिलिटी जीरो होगी। दूसरी प्रॉपर्टी है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट ई बार ऑफ ए इज गिवन बाई मतलब कोई इवेंट ए है, उसकी कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट ए बार है, तो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालने का फार्मूला 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए। मान लीजिए कोई दो इवेंट ए एंड बी हैं, तब तब आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट ए इंटरसेक्शन इवेंट बी इज इक्वल टू होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इंटरसेक्शन बी। इसको हम वेन डायग्राम से समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास दो इवेंट हैं, एक हमारे पास ए इवेंट है, दूसरी हमारे पास बी इवेंट है। इन दोनों में कुछ मान लीजिए कॉमन भी है, तो इस तरीके से हमने बना लिया। ये दोनों एक यूनिवर्सल सेट में हैं। अब ये दोनों का इंटरसेक्शन पोर्शन है। अब हमसे वो कह रहा है कि हमें इस बात की प्रोबेबिलिटी बताई जाए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बार प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए बार इंटरसेक्शन बी। ए बार का मतलब है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, मतलब ए बार का मतलब है कि ए को हटा करके, तो ए को हटा करके केवल इतना हिस्सा बचा जिसमें ए नहीं आ रहा है, तो ये पूरा हिस्सा कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए कहलाएगा। अब कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, कॉम्प्लीमेंट ए को इस पूरे यूनिवर्सल सेट में ए को छोड़ करके जितना हिस्सा बचा है सब कुछ कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए है। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए और बी के साथ इंटरसेक्शन, तो बी तो इतना है, उसमें कॉम्प्लीमेंट ए पूरा ये है, इसको छोड़ करके तो उसके साथ इंटरसेक्शन के पोर्शन में, कॉमन पोर्शन में केवल इतना बचता है। अब इसको निकालने के लिए उसने फार्मूला बताया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, यदि हम पूरे बी की प्रोबेबिलिटी निकाल लें और उसमें से हम यदि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हटा दें केवल बी पोर्शन से, तो हमें ये मिल जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इंटरसेक्शन बी। इस टाइप से हम समझ सकते हैं। वेन डायग्राम से हम इसको प्रूव भी कर सकते हैं, हालांकि प्रूविंग आएगी नहीं, आपको ये सारी प्रॉपर्टी याद रखनी, इन पर बेस्ड न्यूमेरिकल आएंगे। अगली प्रॉपर्टी, इफ़ मान लीजिए बी इज सबसेट ऑफ ए, देन इफ़ बी इज सबसेट ऑफ ए, इफ़ बी इज सबसेट ऑफ ए, तब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बार इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस बी। इसको भी हम लोग वेन डायग्राम से समझ सकते हैं, वेन डायग्राम से इसको भी समझ सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है बी इज सबसेट ऑफ ए। बी इज सबसेट ऑफ ए का मतलब है, बी इज सबसेट ऑफ ए का मतलब है कि आपके पास एक यूनिवर्सल सेट है इस तरीके से, एक इवेंट ए है, एक इवेंट बी है, तो बी जो है ए का सबसेट है, मतलब बी जो है ए के अंदर आएगी। बी इज सबसेट ऑफ ए, ये बी इवेंट है। अब पहले पार्ट में हमसे पूछा गया है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बार, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का मतलब है कि ये पूरी, बी का मतलब है ये, बी का कॉम्प्लीमेंट केवल बी के इस हिस्से को छोड़ करके, इस हिस्से को छोड़ करके, ये बी वाले इवेंट को छोड़ करके बाकी जितना भी हिस्सा बचा वो बी का कॉम्प्लीमेंट है। तो बी का कॉम्प्लीमेंट के साथ ए का इंटरसेक्शन, ये पोर्शन आपको मिल जाएगा, ये पोर्शन। तो इस पोर्शन की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए आपने क्या किया, ऐसा लग रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए से प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी हटा दी गई है। तो इस तरीके से इस फार्मूले को लगा सकते हैं। नेक्स्ट फार्मूला है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज सबसेट ऑफ प्रोबेबिलिटी ए, सिंस बी इज सबसेट ऑफ ए
बी जब ए का सबसेट है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज लेस देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। इसी तरीके से तीसरी प्रॉपर्टी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, मतलब दोनों के कॉमन की प्रोबेबिलिटी किसी एक की प्रोबेबिलिटी से लेस देन और इक्वल टू हो सकता है। तो ये फार्मूले भी आपको ध्यान रखने हैं। फिर एक इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरम है, वो है एडिशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी। एडिशन थ्योरम क्या है कि यदि मान लीजिए कोई दो इवेंट हैं ए एंड बी आर टू इवेंट्स, तब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये फार्मूला बहुत काम आता है आपके क्वेश्चन में। यदि और का सेंस आ रहा है और का मतलब और का सेंस आ रहा है तो वहाँ पर आपको यूनियन समझना है, और यदि कहीं पर आपको एंड समझ आ रहा है एंड, तो वहाँ पर आपको इंटरसेक्शन समझना है। फिर इफ़ ए एंड बी आर टू म्यूचुअली डिसजॉइंट इवेंट, यदि दो इवेंट ए बी इस प्रकार से हैं कि वो म्यूचुअली डिसजॉइंट है, मतलब उन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, मतलब ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5 है, कुछ कॉमन नहीं, तो इस तरीके से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 0। तो एडिशनल थ्योरम हमारी इस प्रकार से बन जाएगी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी वाला पार्ट यहाँ पर इसके लिए ये 0 हो जाएगा। अब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्या मतलब होता है देख लीजिए। द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ एन इवेंट इवन व्हेन अनदर इवेंट E2 इज नोन टू हैव ऑलरेडी हैपेंड इज कॉल्ड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। मीन्स कि दो ऐसी इवेंट जिसमें एक इवेंट पहले हो जाए और वो उस इवेंट पर दूसरी वाली इवेंट डिपेंड करे, तो ऐसे इवेंट को कंडीशनल इवेंट कहते हैं, और इनकी प्रोबेबिलिटी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। जैसे मान लीजिए ये कंडीशन है कि IIT जैम का वही लोग फॉर्म भर सकते हैं जो इंटर की परीक्षा पास कर लिए, तो इंटर की परीक्षा पास करना IIT जैम के लिए कंडीशनल है। इसी तरीके से यहाँ प्रोबेबिलिटी में एक इवेंट है, दूसरी इवेंट जो है जो पहले दूसरी इवेंट E2 है जो पहले से हो चुकी है, तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी E1 E2 दोनों कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कहलाएंगी, और इनको डिनोटिंग सिंबल ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 ऑब्लिक E2, जहाँ पर इसका मतलब है कि E2 इवेंट पहले हो चुकी है, E2 इवेंट पहले हो चुकी है। E2 होने के बाद हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 निकालनी है, E1 इवेंट की निकालनी। फिर इसके बाद एक मल्टीप्लिकेटिव लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी है। मल्टीप्लिकेटिव लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी ये है कि यदि हमें मान लीजिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकालनी है, तो हम इस फार्मूले से भी निकाल सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, जहाँ पर ए पहले हो चुकी है। इसका मतलब है ए यहाँ पर पहले हो चुकी है। जब ए पहले हो चुकी होगी तो पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ये फार्मूला। यदि आपकी इवेंट बी पहले हो चुकी है तो यही फार्मूला इज इक्वल टू इसके होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑब्लिक बी, यहाँ पर बी। यदि ये दोनों ए और बी दोनों ही इवेंट इंडिपेंडेंट दोनों ही इवेंट इंडिपेंडेंट हैं, तो आपका पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू हो जाएगा पी ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। कहने का मतलब है यहाँ पर अब ये नहीं है कि ए पर डी डिपेंड नहीं करती, तो फार्मूला ये बन जाए। इसका मतलब है कि जब ए बी दो ऐसे इवेंट हैं जो एक दूसरे पर डिपेंड करती हैं, तो ये फार्मूला, इसी को मल्टीप्लिकेटिव लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी कहते हैं। अब इस पर हम लोग कुछ न्यूमेरिकल कर लेते हैं। तो पहला न्यूमेरिकल है आपका कि एक प्रॉब्लम है इन लिखा हुआ अ प्रॉब्लम इन स्टैटिस्टिक्स इज गिवन फॉर स्टूडेंट। स्टैटिस्टिक्स में एक प्रॉब्लम 4 स्टूडेंट्स को दी गई। देयर चांसेस ऑफ सॉल्विंग इट आर 1/2, 1/3, 1/4 एंड 1/5। उनके सॉल्व करने के
चांसेस हैं 1/2, 1/3, 1/4, 1/5। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रॉब्लम विल बी सॉल्व। हमसे पूछा गया कि स्टैटिस्टिक्स में एक प्रॉब्लम दी गई है, चार स्टूडेंट्स को, उनके सबके सॉल्व करने के चांस दिए गए हैं। हमें ये बताना है कि इस बात की प्रोबेबिलिटी बताइए कि वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। प्रॉब्लम सॉल्व होने का मतलब है किसी से भी सॉल्व हो जाए। पहला स्टूडेंट सॉल्व कर दिया, दूसरा स्टूडेंट सॉल्व कर दिया, तीसरा या चौथा कोई भी यदि प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है तो प्रॉब्लम सॉल्व मानी जाएगी। ऐसा नहीं है कि पहला वाला सॉल्व कर दे तो दूसरा वाला भी सॉल्व करे, ऐसा नहीं पूछा गया। यही पूछा गया कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रॉब्लम विल बी सॉल्व्ड, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए एटलीस्ट किसी भी स्टूडेंट के द्वारा। जब आपके पास ऐसा सेंस आए कि किसी के भी द्वारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए तो आपको इसको सॉल्व करने का तरीका है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 स्टूडेंट्स सॉल्विंग द प्रॉब्लम आर, चारों स्टूडेंट की प्रोबेबिलिटी दी गई है उनके सॉल्व करने की। पहले की 1/2 है, दूसरे की 1/3 है, तीसरे की 1/4 है, चौथे की 1/5 है। तो हम इनके लिए सबसे पहले निकालेंगे कि इन चारों स्टूडेंट्स के द्वारा प्रॉब्लम ना सॉल्व हो इस बात की प्रोबेबिलिटी। तो जब किसी के द्वारा सॉल्व होने की प्रोबेबिलिटी दी हुई है तो उसके ना सॉल्व होने की प्रोबेबिलिटी हम फार्मूला P ऑफ A प्लस P ऑफ A बार इज इक्वल टू 1 वाले फार्मूले से निकालेंगे। तो यहाँ पर इसको 1 से माइनस कर दिया 1/2, तो ये पहले स्टूडेंट के द्वारा सॉल्व ना होने की प्रोबेबिलिटी निकल जाएगी। 1 - 1/3 दूसरे स्टूडेंट के द्वारा सॉल्व ना होने की प्रोबेबिलिटी, 1 - 1/4 तीसरे स्टूडेंट, और ये इस प्रकार से चौथे स्टूडेंट की। तो इनको सॉल्व कर लीजिए तो ये 1/2 मिलेगा, ये 2/3 मिलेगा, ये 3/4, ये 4/5 मिलेगा। अब द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रॉब्लम इज नॉट सॉल्व बाई एनी वन ऑफ देम। अब हम ये निकाल लेते हैं कि मान लीजिए किसी भी स्टूडेंट के द्वारा वो प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हो सकेगी। तो जब किसी के भी द्वारा सॉल्व नहीं हो सकेगी, किसी के द्वारा मतलब चारों स्टूडेंट, पहले स्टूडेंट और दूसरे स्टूडेंट और तीसरे स्टूडेंट और चौथे स्टूडेंट, किसी के द्वारा भी नहीं सॉल्व हो जा रही प्रॉबिलिटी निकालनी है, तो हमें इन सब का मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि एंड का सेंस आ रहा है और ये दोनों ही मतलब चारों के द्वारा सॉल्व करना एक दूसरे पर डिपेंड करता है, क्योंकि एक भी सॉल्व कर देगा तो हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं। इसलिए किसी के द्वारा सॉल्व ना होने की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हम सभी का मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 1/2 इंटू 2/3, 3/4 इंटू 4/5 कर लिया गया और इसको सॉल्व किया गया। 2 से 2 कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 4 से 4, ये 1/5 आपका आ गया कि प्रॉब्लम किसी के द्वारा सॉल्व नहीं होने की प्रोबेबिलिटी। इस तरीके से अब हमें निकालना तो ये था कि कम से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो जब सॉल्व ना होने की प्रोबेबिलिटी ये है तो उस प्रॉब्लम के सॉल्व हो जाने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1 - 1/5। हेंस द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रॉब्लम इज सॉल्व बाय एटलीस्ट वन ऑफ देम, चारों में से किसी एक के द्वारा ये चारों से सॉल्व ना होने की प्रोबेबिलिटी है, ये चारों में से किसी एक के द्वारा सॉल्व होने की प्रोबेबिलिटी। तो आपका रिक्वायर्ड आंसर है 4/5। आपका रिक्वायर्ड आंसर 4/5। दूसरी प्रॉब्लम कर लेते हैं। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि दूसरी प्रॉब्लम आपकी ये है कि यहाँ ए एंड बी थ्रो अल्टरनेटिव विद अ सिंगल डाई। ए और बी दो लोग हैं जो अल्टरनेट में पासा फेंक रहे हैं। ए हैविंग द फर्स्ट थ्रो, ए पहले फेंकता है। द पर्सन हु फर्स्ट थ्रोज 3 इज टू विन, ऐसा व्यक्ति जो पहले पासे में 3 फेंकेगा वो जीता हुआ माना जाएगा। तो पूछ रहा व्हाट आर देयर रेस्पेक्टिव चांसेस ऑफ विनिंग। यहाँ पर इस क्वेश्चन का हिंदी में मीनिंग ये है कि दो लोग हैं जो अल्टरनेट में पासा फेंक रहे हैं। पासा फेंकने पर जीतना उसको कहा जाएगा जो पहले पासे में 3 फेंक देगा, 3 जिसके में ऊपर आ जाएगा वो जीत जाएगा। तो और इस तरीके से चांस सबको मिलेंगे, पहले ए फिर बी। अल्टरनेट का मतलब पहले ए फेंकेगा, फिर यदि ए नहीं जीत रहा तो बी फेंकेगा, बी नहीं जीत रहा तो फिर ए फेंकेगा। इस तरीके से क्रम चलता रहेगा। तो हमने लिखा द चांस ऑफ थ्रोइंग 3 विद अ सिंगल डाई, मतलब एक पासा फेंका जा रहा है उसमें 3 ऊपर आने की प्रोबेबिलिटी, टोटल इवेंट पासे में 6 होती हैं, 3 ऊपर आने की इवेंट 1 होगी। तो इस तरीके से
चांस ऑफ थ्रोइंग 3 विद अ सिंगल डाई 1/6 हो जाएगा, 1/6। तो द चांस ऑफ नॉट थ्रोइंग 3 विद अ सिंगल डाई, मतलब अब ऊपर 3 ना आने की प्रोबेबिलिटी 1 - 1/6, इस तरीके से 5/6 हो जाएगी। सबसे पहले ए के लिए सोचते हैं कि यदि ए जीतेगा तो ए कैसे जीत सकता है। इफ़ ए इज़ टू विन, ए यदि जीतेगा ही शुड थ्रो 3 इन द फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ। ए कैसे जीत सकता है? ए यदि फर्स्ट के पहले उसने पासा फेंका और उसमें 3 ऊपर आ जाए, वो जीत गया। फिर उसके बाद दूसरा चांस बी को मिलेगा, फिर तीसरा बी नहीं यदि जीतता तो फिर तीसरा चांस ए को मिलेगा, फिर चौथा चांस बी को, इस पांचवा चांस ए को। तो इस तरीके से ए जो है फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ, सेवन्थ एंड सो ऑन थ्रोज में ही जीत सकता है। तो अब हम लोग एज विनिंग ऑफ चांस इन द फर्स्ट थ्रो, ए के जीतने पहले चांस में जीतने की प्रोबेबिलिटी 1/6। ए के अब दूसरा चांस बी को मिलेगा, उसके बाद ए को तीसरा मिलेगा। तो एज विनिंग ऑफ चांस इन द थर्ड थ्रो, तो थर्ड थ्रो में ए के जीतने के चांस तभी होंगे जब ए पहले वाले केस में हार गया हो, तो उसके हारने की प्रोबेबिलिटी 5/6। दूसरे वाले केस में बी भी हार गया हो तो उसके हारने की प्रोबेबिलिटी 5/6, फिर इनटू ए के जीतने की। तो ये तीसरे चांस में ए के जीतने की प्रोबेबिलिटी हो गई। इसी प्रकार से ए के फिफ्थ चांस में जीतने की प्रोबेबिलिटी, तो पहले चांस में ए हार गया, दूसरे चांस में बी हार गया होगा, तीसरे चांस में फिर ए हार जाए, चौथे चांस में फिर बी हार जाए, फिर पाँचवें चांस में ए जीत जाए, मतलब ए के जीतने की प्रोबेबिलिटी। तो इस तरीके से ए के पाँचवें थ्रो में जीतने की प्रोबेबिलिटी 5/6 की होल पावर 4 × 1/6 होगी। इसी तरीके से ये क्रम चलता रहेगा, पहले ए फेंकेगा फिर बी फेंकेगा। इस तरीके से ए के जीतने के चांस को टोटल कर लेते हैं। ये फर्स्ट थ्रो में जीत जाए तो भी जीता हुआ माना जाएगा, या फिर थर्ड थ्रो में जीत जाए तो भी जीता हुआ माना, या फिर फिफ्थ थ्रो में, या फिर सेवन्थ थ्रो में, एंड सो। तो यहाँ पर ए के जीतने में हमें और का सेंस आता है या अथवा का सेंस आता है। तो इसका मतलब है ये हमारी जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है, मतलब ए के जीतने के चांस हैं, वो इन सभी का सम होगा। तो अब विनिंग ऑफ एज चांस इज इक्वल टू 1/6, 5/6 का होल स्क्वायर इंटू 1/6 प्लस 5/6 की होल पावर 4 1/6 प्लस 5/6 की होल पावर 6 इंटू 1/6। इस तरीके से ये सीक्वेंस एंड सो ऑन जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि ये 1/6 प्लस 5/2 का होल स्क्वायर, ये जो भी लिखा हुआ है ऐसा लग रहा है ये कि जीपी सीरीज लिखी हुई है। तो और जीपी सीरीज ये कहाँ तक लिखी हुई है? इनफाइनाइट तक लिखी हुई है, एंड सो ऑन दिया हुआ, इनफाइनाइट तक लिखी हुई है। अब इसका समेसन निकाल लेते हैं। तो हम लिख रहे हैं कि सिंस सीरीज ऑफ LHS आर जीपी, तो वी नो दैट सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी A/1 - R। ये फार्मूला होता है इनफाइनाइट सीरीज की जीपी को ऐड करने का फार्मूला होता है A/1 - R। ए जहाँ पर फर्स्ट टर्म होता है, R कॉमन रेशियो होता है। तो इस क्वेश्चन में ये 1/6, 5/2 का होल स्क्वायर इंटू 1/6, 5/6 का होल पावर 4, इस तरीके से जो लिखा हुआ है ये जीपी सीरीज है और ये इनफाइनाइट तक जा रही। तो समेसन ऑफ इनफाइनाइट जीपी सीरीज वाला ये फार्मूला हम लगा देंगे, जहाँ पर ए की जगह काम हमारा पहला टर्म मतलब 1/6 कर रहा है, और आर की जगह पर 5/2 का होल स्क्वायर। आर मतलब कॉमन रेशियो है, कॉमन रेशियो नेक्स्ट टर्म को सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करने पर मिलता है। तो ये r = 5/6 का होल स्क्वायर। इसलिए विनिंग ऑफ एज चांस हमने A/1 - R, ए की जगह 1/6 लिखा, 1 - 5/6 का होल स्क्वायर लिखा, 5/6 का होल स्क्वायर लिखा। अब इसको सॉल्व कर लिया, 1/6, 5/6 को सॉल्व किया 1 - 25/36। अब इसको इससे सॉल्व कर लिया, एलसीएम लेकर के 36 - 25 11/36 1/6। अब इसमें ये होता है
ये नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, ये नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो इस तरीके से ये 36 ऊपर पहुंच जाएगा और 6 × 11 एक साथ हो जाएगा। 6 से 6 कट जाएगा, 6 आएगा। तो इस तरीके से 6/11 इसका आंसर हो जाएगा। तो ए के जीतने की प्रोबेबिलिटी 6/11 है। इसी प्रकार से जब ए और बी दोनों ही म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट हैं, तो ए के जीतने की प्रोबेबिलिटी 6/11 है। तो बी के जीतने की प्रोबेबिलिटी ए के हारने की प्रोबेबिलिटी के बराबर हो जाएगी। तो बी के जीतने के चांस 1 - 6/11 मतलब 5/11 हो जाएगा। इस तरीके से दो न्यूमेरिकल और ये प्रॉपर्टी हो गई।